हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो आपका वीवीयू और वीवीएमकेयू दोनों ही यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड रिपन के सुधारों का विस्तार में वर्णन करें। सबसे पहले समझ लें कि लॉर्ड रिपन कौन थे। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो भारत के वायसराय थे। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बन के भारत आए थे और 4 साल का इनका शासन रहा था। ठीक है, वायसराय के रूप में 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। इसी कार्यकाल के बीच में इन्होंने जो है नियमित जनगणना की शुरुआत करवाई थी 1881 से। कई सारे सुधार जो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो भी कानून या फिर अधिनियम लाया गया था उसमें से कई चीज़ों का सुधार इन्होंने करवाया लॉर्ड रिपन ने। 1882 में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत किया था। फिर है कि प्रथम कारखाना अधिनियम जो है इन्हीं ने लाया था। फिर हंटर आयोग से शिक्षा का भी सुधार किया था। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका परिचय, उसके बाद इसका जो भी आंसर है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। परिचय क्या है कि लिखा है कि लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 4 वर्षों का था। वे 1880 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए थे। लॉर्ड रिपन ने एक अच्छे वायसराय के रूप में खुद को सिद्ध किया। 1880 में वो भारत आए थे और अपने कार्यों से, अपने कामों से उन्होंने एक अच्छा वायसराय के रूप में खुद को क्या किया, सिद्ध किया। ठीक है, फिर एक लॉर्ड रिपन के सकारात्मक बदलाव के कारण इस कार्यकाल को ब्रिटिश राज के सबसे बेहतरीन समय में से एक माना जाता है। आज तक इस डेट तक जितने भी वायसराय हुए उसमें से सबसे बेहतर जो है समय वो इनके काल को माना जाता है। ठीक है, लिखा है कि लॉर्ड रिपन के ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर भी भारतीयों को बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान किया। उनकी प्रयासों को बेहतर भारत की दिशा में सकारात्मक कदमों के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, उनके द्वारा जो भी सकारात्मक काम किए गए उनको एक भारत की दिशा में सकारात्मक कदमों के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, फिर लिखा है कि रिपन के कार्यकाल को भारत के स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था उसको स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है भारत के लिए। ठीक है, ये आपका लॉर्ड रिपन का परिचय हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, फिर है लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए सुधार। अब लॉर्ड रिपन ने क्या क्या सुधार किए उसको समझ लेते हैं। लिखा है इन्होंने शिक्षा, प्रशासन और वित्त सहित कई क्षेत्रों में विभिन्न अक्रियाशील कारकों को सुधारने का प्रयास किया। इनके द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों से उनकी भूमिका का आकलन किया जा सकता है जो निम्नलिखित है। इन्होंने शिक्षा, प्रशासन, वित्त सहित कई क्षेत्रों में क्या क्या सुधार किया है। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है नीचे, उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला जो सुधार था लॉर्ड रिपन का वो क्या है, ये पहला कारखाना अधिनियम। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये क्या था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में रिपन द्वारा ही लाया गया। ये जो पहला कारखाना अधिनियम था वो 1881 में लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, इसमें जो 1881 का पहला कारखाना अधिनियम था वो क्या था वो समझते हैं। अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते हों वहाँ 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे काम नहीं करेंगे। मतलब जिस भी फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं वहाँ पर जो है 7 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लिखा है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने के लिए घंटे तय कर दिए गए। जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए वो कितने घंटे काम कर सकते हैं वो तय कर दिया गया कि आप इतने घंटे काम करवा सकते हैं या फिर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है कि प्रथम कारखाना अधिनियम को अपनाने के बाद मध्याह्न भोजन और महीने के 4 छुट्टियां प्रदान की गई। ये जब ये पहला कारखाना अधिनियम आया तो उसमें मध्याह्न भोजन, दोपहर का खाना और एक महीने में 4 संडे का छुट्टी जो है या फिर 4 किसी भी दिन का छुट्टी को जोड़ा गया, प्रदान की गई। ठीक है, इन सभी कानूनों के पहल के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त कर दिया गया और ये जो भी कानून बनाया गया उसको पालन करवाने के लिए एक जो है निरीक्षक को नियुक्त कर दिया कि आप ये सब का देखभाल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में सुधार। लॉर्ड लिटन के द्वारा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था कि भारतीय के जो आलोचक थे, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलते थे या फिर जो सच बोलते थे, उनको दबाने के लिए
लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था ताकि उन पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसी में लॉर्ड रिपन ने सुधार करते हुए यह कानून बनाया। ठीक है, तो क्या है समझते हैं। इससे पहले लॉर्ड लिटन ने अखबारों में भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। वही बात लिखा है कि लॉर्ड लिटन जो है उसने जो है भारतीय प्रेस पर क्या किया था कि प्रतिबंध लगा दिया था कि आप क्षेत्रीय भाषा में कोई भी प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करके उदारता दिखाई। लॉर्ड रिपन ने 1882 में क्या किया कि ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसमें सुधार किया और उसमें दयालुता दिखाई। उदारता का मतलब होता है दया। ठीक है, अब भारतीय प्रेस किसी भी भाषा में समाचार पत्र को प्रकाशित करने को स्वतंत्र था। अब इस सुधार के बाद भारतीय जो प्रेस था वो किसी भी भाषा में अपना जो है समाचार को प्रकाशित कर सकता था। ठीक है, ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में सुधार था लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे नंबर पे है जनगणना कार्यक्रम। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू की। ठीक है, प्रथम जो है जनगणना आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में शुरू हुआ था। उसके बाद क्या है कि किंतु रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। उसके बाद 1872 के बाद फिर लॉर्ड रिपन आए। लॉर्ड रिपन ने 1881 में क्या किया, नियमित जनगणना का शुरुआत किया। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि लॉर्ड रिपन को जो जनगणना का पिता कहा जाता है, फिर जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय जनगणना का जनक भी लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता है। फिर आगे लिखा है कि तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती, और 1881 के बाद से आप देखिएगा कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना होते आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें चौथा नंबर पे है वित्तीय विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कोई सरकार या फिर कोई संगठन है जहाँ पर पूरा शासन या फिर पूरा नियंत्रण उसके हाथ में, लेकिन वहीं से नियंत्रण को निकाल के छोटे छोटे समूह में बांट देना ही क्या बोलते हैं, उसको विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। लिखा है कि लॉर्ड रिपन ने वित्तीय विकेंद्रीकरण के सकारात्मक पक्ष दिखाए। उन्होंने राजस्व को 3 भागों में विभाजित कर दिया। जो कर था, जो राजस्व था, उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। ठीक है, वो 3 भाग क्या है, चलिए नीचे देख लेते हैं। लिखा है कि शाही प्रमुखों का कार्य सीमा शुल्क, टेलीग्राफ, सैन्य प्राप्तियां, डाक, भूमि राजस्व, नमक आदि से राजस्व एकत्र करना था। अब जो शाही प्रमुख थे उसको उसका क्या काम था कि जो है सीमा शुल्क, टेलीग्राफ, सैन्य प्राप्तियां, डाक, भूमि राजस्व, नमक आदि जो राजस्व थे उसको एकत्र करना शाही प्रमुखों का काम था। ठीक है, फिर दूसरा में है कि प्रांतीय प्रमुखों का कार्य जेलों, सामान्य प्रशासन, सड़कों, मुद्रण आदि से राजस्व एकत्र करना था। अब जो प्रांतीय प्रमुख थे वो जेलों से, सामान्य प्रशासन से, सड़कों या फिर मुद्रण आदि से राजस्व एकत्र करते थे। ठीक है, इसी में जो तीसरा जो विकेंद्रीकरण का जो तीसरा भाग है उसको लॉर्ड रिपन ने बनवाया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन की पहल पर विभाजित राज्यों का राजस्व संग्रह शुरू हुआ। ये जो तीसरा है ये लॉर्ड रिपन ने शुरू करवाया था। लिखा है केंद्र और प्रांतीय सरकारों को वन, पंजीकरण, स्टाम्प आदि उत्पाद शुल्क से प्राप्त राजस्व का बराबर हिस्सा मिलता था। ठीक है, यहाँ पर जो है तीसरा जो भाग है विभाजित राज्यों का, वो क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका प्रांतीय सरकार का जो वन, पंजीकरण या फिर स्टाम्प से जो उत्पाद शुल्क आता था वो क्या होता था कि बराबर हिस्सा में मिलता था। ठीक है, यह आपका वित्तीय विकेंद्रीकरण पर सुधार था लॉर्ड रिपन का। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें पांचवा है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या, जैसे गांव में ही किसी चीज़ का फैसला करना, वही होता है स्थानीय स्वशासन। ठीक है, मतलब अपने लोगों के बीच में ही कोई चीज़ का फैसला हो जाता है, उसी को स्थानीय स्वशासन बोलते हैं। आप बोलचाल का भाषा में आप इसको इसी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिखा क्या है वो समझते हैं। इसमें लिखा है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जो जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को अधिकार प्रदान करने का, प्रशासन प्रणाली को विकेंद्रीकरण करने की उनकी पहल ने ब्रिटिश भारत में इतिहास रच दिया। क्या किया कि स्थानीय स्वशासन जो लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया वो इतिहास में लिखा गया। ठीक है, इतिहास बन गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे लिखा है कि शहरी और ग्रामीण स्वशासन बनाने के विचार ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने में अच्छा काम किया। शहरी और ग्रामीण दोनों जगह में क्या किया कि स्वशासन बनाने के विचार ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने में अच्छा काम किया। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं। छठा है हंटर आयोग। ये हंटर आयोग शिक्षा को लेकर सुधार का
एक आयोग बनाया गया था। ठीक है, इसको समझते हैं। लिखा है कि लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं लगने पर उन्होंने 1882 में विलियम विल्सन हंटर को व्यवस्था में कमी को समझने के लिए नियुक्त किया। जो है क्या बोलते हैं कि विलियम विल्सन हंटर को है जो लॉर्ड रिपन ने नियुक्त किया था कि जो ब्रिटिश भारत में शिक्षा में जो कमी आ रहा उसको आप समझिए क्या इसमें दिक्कत है, इसके लिए उनको नियुक्त किया गया था। ठीक है, लिखा है कि विलियम विल्सन हंटर भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे, और ये जो हंटर थे वो क्या थे, भारतीय सिविल सेवा के एक सदस्य थे। ठीक है, आगे लिखा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्राथमिक सुझाव थे। शिक्षा प्रणाली में जो सुधार थे उसके क्या क्या प्राथमिक सुझाव थे वो नीचे लिखा है, उसको समझते हैं। पहला लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता। प्राथमिक जो शिक्षा है उसके विकास के लिए क्या है कि सक्रिय जो सरकार है उसका हस्तक्षेप करना जरूरी है, उसमें आपका योगदान या फिर नज़र रखना जरूरी था। ठीक है, ये हंटर ने बताया। फिर दूसरा में है कि माध्यमिक शिक्षा में साहित्यिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिए। माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें साहित्यिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल करने का क्या बोलते हैं कि सुझाव दिया गया हंटर के द्वारा लॉर्ड रिपन को। ठीक है, फिर इसी में तीसरा है महिला शिक्षा में सुधार के लिए सरकार के समर्थन और सक्रिय भागीदारी का सुझाव दिया गया। महिला शिक्षा के लिए भी क्या किया गया कि सरकार को बोला गया कि आप उसको समर्थन कीजिए और अपना सक्रिय भागीदारी दीजिए, तभी जाके क्या होगा कि महिला शिक्षा का सुधार हो सकेगा। ठीक है, और तीनों का ये जो भी सुझाव दिया गया था हंटर के द्वारा, इस तीनों पे जो है लॉर्ड रिपन ने तुरंत ही काम किया और सबको स्वीकृति दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद ये आपका हो गया, फिर लॉर्ड रिपन के द्वारा जो भी काम किया गया उसको आप 3-4 लाइन में एक निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, ताकि आपका जो पहले जो उत्तर लिखे उसके बाद आपका जो नीचे निष्कर्ष लिखा हुआ है, ताकि जो एग्जामिनर वो देखे और समझे कि आपने ऊपर जो लिखा है वो नीचे 4-5 लाइन में लिख दीजिए, बहुत ही बेहतर आपका हो जाएगा। ठीक है, ताकि वो सिर्फ निष्कर्ष को पढ़ के समझ सके कि आपने ऊपर क्या लिखा है। इसलिए निष्कर्ष को बहुत ही अच्छा लिखिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन के बारे में आप सेम वहाँ पे लिख दीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए समझते हैं क्या है कि लिखा है कि भारत में शासनकाल के दौरान लॉर्ड रिपन की गतिविधियाँ उद्देश्यपूर्ण थी। भारत में शासनकाल के दौरान लॉर्ड रिपन की गतिविधियाँ जो थी क्या की उद्देश्यपूर्ण थी। उनके द्वारा शुरू की गई हर पहल के पीछे अच्छे इरादे थे। ब्रिटिश राज के दौरान स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव से भारतीयों को कुछ अधिकार मिले। स्थानीय स्वशासन जो लागू कर दिया गया उससे क्या हुआ कि भारतीयों को कुछ अधिकार मिला, और हंटर आयोग से शिक्षा सार्थक हुई। और हंटर आयोग जो लाया गया था उससे क्या हुआ कि शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए वो भी एक अच्छा पहल था, जो क्या हुआ कि एक शिक्षा के रूप में सार्थक हुआ। ठीक है, फिर आगे कि लॉर्ड रिपन के वित्तीय निर्णय के भी सकारात्मक परिणाम निकले। लॉर्ड रिपन का जो वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो निर्णय था वो भी सकारात्मक, उसका भी प्रभाव निकला। ठीक है, फिर आगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त करके और पहला कारखाना अधिनियम को सक्षम बनाकर लॉर्ड रिपन ने बड़ी उदारता दिखाई। क्या किया कि जो पहला कारखाना अधिनियम था उसमें बच्चों को एक उम्र तय कर दिया गया कि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। इससे क्या हुआ, बच्चे जो कम उम्र में काम करते थे वो बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे, अब वो अच्छे से जीते थे। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, आप एक अच्छा उत्तर को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मस्त रहिए।